नमस्कार, आदाब। डीवी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। 5 राज्यों में चुनाव हैं, 2 महीने से कम का वक्त बचा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की हालत बेहद खस्ता है और यही वजह है कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। और उस हड़कंप में और उस घबराहट में, उस परेशानी में, उस हार के डर में, उस हताशा और निराशा में भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जो कदम उठा रहे हैं अपनी पार्टी को लेकर और जिस तरह से जिन उम्मीदवारों का वो चयन कर रहे हैं या पार्टी के जिन लीडर्स को चुनाव लड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं, उससे उन्हीं की पार्टी में बगावत का बिगुल बज गया है। कल से जैसे ही मध्य प्रदेश से जो लिस्ट जारी की गई है, दूसरी लिस्ट जो जारी की गई है, जिसमें 7 लोगों के नाम है, जिनमें 3 केंद्रीय मंत्री हैं और 7 लोगों की हम बात करें तो बाकी उसमें सांसद हैं। और जिन लोगों के नाम उस लिस्ट में शुमार किए गए हैं, उन्होंने जाहिर सी बात है एक बगावत का बिगुल जो है वो फूंक दिया है और लगातार उनके निराशा के जो मैसेजेस हैं वो सामने आ रहे हैं और कुछ बयान हैं जो सोशल मीडिया पर पूरे तरीके से वायरल हैं। आपको पता ही होगा कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से ही अपना वंदन कराया, वहीं वहां पर महिलाओं को इकट्ठा किया, महिला आरक्षण बिल पास होने के नाम पर अपना ही स्वागत अपने ही कार्यकर्ताओं से उन्होंने कराया। और उस रैली में 18 साल से ज्यादा मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे शिवराज सिंह चौहान का नाम तक लेना उन्होंने मंच से गवारा नहीं किया। उनकी जो योजनाएं हैं उनके बारे में कोई बात नहीं की, सिर्फ अपना वंदन वो करते रहे। और उनके जाने के बाद जो लिस्ट जारी की गई है, 3 मंत्रियों समेत 7 सांसदों को डिमोशन करके जो चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है, उससे हड़कंप मचा हुआ है भारतीय जनता पार्टी में। और हालत यह है कि कोई ढकी छुपी बात नहीं है, बल्कि जिन नेताओं को लड़ने के लिए कहा गया है, जिसमें खास तौर पे बात मैं यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय की करूंगी, उन्होंने सामने आकर जनता के सामने अपनी मजबूरी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, उनके लिए भी एक शौक की तरह ये आया। उन्होंने कहा, मैंने सोचा कि अब तो मैं एक बड़ा नेता हो गया हूं, मैं सभाएं करूंगा, जनता से मिलूंगा, कुछ सभाएं हेलीकॉप्टर से करूंगा, कुछ गाड़ी से जाके करूंगा। और ये जो नाम मेरे सामने आया है, पीछे उन्होंने कहा कि पीछे गणेश जी की मूर्ति है, मैं इनकी तरफ हाथ करके यानी कि भगवान को साक्षी मान के कह रहा हूं कि मुझे इस तरह की कोई उम्मीद नहीं थी। और एक तरह से दबे अल्फाजों में उन्होंने ये कहा कि भारी मन से वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि उन नामों को शामिल किया गया है जो अब तक ये तय कर रहे थे कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा। जो उस समिति का हिस्सा थे, उन लोगों को भी टिकट दे दिया गया है। कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कुछ कहा है, पहले मैं आपको वो सुनवाती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दे दिया मुझे, पर अंदर से खुश नहीं, सच कह रहा हूं, इसलिए कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी। एकदम 1% में इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ हाथ जोड़ने का जाती तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने तो प्लान ये बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से। इस प्रकार रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में, और ऐसा प्लान भी बन गया था। पर आप जो सोचते वो होता क्या, भगवान की जो इच्छा होती वही होता है। तो भगवान की ऐसी इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं, एक बार फिर से जनता के बीच में जाऊं, तो ईश्वर की इच्छा थी। तो मैं एक बार फिर से उम्मीदवार, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उम्मीदवार हूं, सच कह रहा हूं। मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मुझे टिकट मिल गया और मैं उम्मीदवार बन गया। और अब ठीक हो बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो आपने सुना कि मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, भगवान की ऐसी इच्छा थी। वो ये भी नहीं कह पा रहे हैं कि मोदी की ऐसी इच्छा थी, नरेंद्र मोदी की ऐसी इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं, और उन्होंने मुझे इसमें फंसा दिया है। और अब जब फंसा दिया है तो जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी के सामने तो किसी की हिम्मत नहीं है कुछ भी बोलने की। तो कैलाश विजयवर्गीय हताश, निराश, मजबूर नजर आए। उनका नाम जब उस लिस्ट में आया, शायद उन्हें इस बात का दूर दूर तक अंदाजा नहीं था। और यही हाल कमोबेश उन तमाम लोगों का, खासतौर पर जो मंत्री हैं, जो सांसद हैं, जिनका डिमोशन करके लिस्ट में शामिल किया गया है, उन सबका हाल बिल्कुल उसी तरीके से है। और यही नहीं, बल्कि जिन
3 सिटिंग जो एमएलएज हैं जिनका टिकट काटा गया है, उनमें से एक हैं मेहर से विधायक नारायण त्रिपाठी। उन्होंने भी सोशल मीडिया पर आकर क्या कुछ कहा है, वो भी आप सुन लीजिए। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई है। हमारी धन्यवाद है, शुभकामना है। हम न उस दौड़ में थे, न में कोई लेना देना था। विंध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। वो लड़ाई मैं लड़ूंगा और तब तक लड़ूंगा जब तक विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण नहीं होता। मैहर जिला बना है, विंध्य प्रदेश भी बनेगा। पर मैं धन्यवाद देता हूँ भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को जिन्होंने मध्य प्रदेश में लिस्ट जारी की। यदि इतने सीनियर बुजुर्ग लोग, सांसद और पूर्व वर्तमान मंत्री को भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ा सकती है, तो मुरली मनोहर जोशी जी और सम्माननीय आडवाणी जी का अपराध क्या था? उनको क्यों किनारे कर दिया गया? ये भी सोचनीय विषय है। जब सांसद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और विधायक सरपंच का फिर चुनाव लड़ने लगे, युवा राष्ट्र, युवा देश की कल्पना करने वाले इन बुजुर्गों को लोकसभा से विधानसभा भेज रहे हैं। इसके लिए मैं उनको बधाई और धन्यवाद देता हूँ। इस तरह में तो और तमाम लोगों को मध्य प्रदेश में भेज दिया जाए, वो लोग भी विधानसभा का चुनाव लड़े, सभी लोगों को पड़ा। तो आपने सुना किस तरह के बगावत के स्वर हैं नारायण त्रिपाठी के। उन्होंने मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी तक का नाम ले दिया। कहा कि बुजुर्गों को भेजा जा रहा है चुनाव लड़ने के लिए। युवा देश की बात कही गई थी, उसकी कल्पना की बात की गई थी, और किस तरह से भेजा जा रहा है बुजुर्ग नेताओं को, तो औरों को भी भेजें आप और उनको भी चुनाव लड़ाएं। तो यहाँ पर अब भारतीय जनता पार्टी को किसी दूसरे की अब जरूरत ही नहीं है। आप खुद देखिए कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि उन्हें लग ये रहा है कि 18 सालों में या फिर 10 सालों की केंद्र की सरकार में वाकई में अगर कुछ ऐसा किया गया होता जिसके भरोसे वो जनता के बीच जाकर उस कॉन्फिडेंस से, उस आत्मविश्वास से वोट मांग सकते, तो ये सब करने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें पता है कि उनका पन्ना बिल्कुल खाली है। अगर अपनी उपलब्धियों की बात करें नरेंद्र मोदी, तो उनका पन्ना बिल्कुल खाली है, और यही वजह है कि अब इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। एक हारी हुई बाजी को कोशिश की जा रही है कि एक तरह से जीता जा सके, लेकिन साफ तौर पर आपको दिख रहा है कि कैसे बगावत जो है खुद खुलकर भारतीय जनता पार्टी में अब देखने के लिए मिल रही है। और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के ही चेहरे पर चुनाव लड़ने जा रही है। यहां तो आपने मध्य प्रदेश में तो आपने देख लिया कि शिवराज सिंह चौहान के साथ क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी ने किया है, लेकिन आपको राजस्थान का भी पता है वसुंधरा राजे के साथ क्या कुछ किया गया, और छत्तीसगढ़ में तो भारतीय जनता पार्टी कोशिश भी नहीं कर रही है, वो उम्मीद भी नहीं जता रही है। और आपको पता है अभी हाल ही में राहुल गांधी ने भी एक टीवी चैनल को एक कॉन्क्लेव में बात करते हुए उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में वो अपनी जीत के लिए पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, सर्टन हैं। तेलंगाना में उन्होंने कहा कि हम जीत के बेहद करीब हैं, और राजस्थान के लिए भी उन्होंने इसी तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया। तो एक तरफ कांग्रेस पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रही है, क्योंकि उनके पास वो बड़े चेहरे हैं उन राज्यों में, खासतौर पर जहां पर जिन 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, उनमें से 3 राज्यों की हिंदी भाषी की अगर मैं बात करती हूँ, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश की। और लगातार जिस तरह से कर्नाटक मॉडल की हम बात करें, जिसकी बात लगातार राहुल गांधी करते रहे हैं, छत्तीसगढ़ में उनकी पहले से सरकार है, राजस्थान में सरकार है, और लगातार वो जो चुनावी अभियान में ये कहते रहे हैं कि जो हमने कहा वो करके दिखाया। अब देखना होगा कि जनता वाकई में जो किया वो करके दिखाया के भरोसे कांग्रेस को एक बार चुनकर फिर से भेजती है या फिर नहीं, ये तो आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत बेहद खराब है, और यही वजह है कि वो इस तरह के आत्मघाती कदम उठा रहे हैं, क्योंकि अगर उनके पास बताने के लिए, जनता के बीच जाने के लिए उनके पास मुद्दे होते, वो तमाम उपलब्धियां होती, तो ये तमाम चीजें करने की उन्हें जरूरत ही नहीं होती। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ डॉक्टर पूजा त्रिपाठी हैं, कांग्रेस से मेरे साथ जुड़ गई हैं, और इसके साथ ही मेरे साथ 2 और खास मेहमान हेमंत अत्री जी और शिवा असलम फहमी साहिबा भी जुड़ेंगे, और गजेंद्र इंगले जो हमारे रिपोर्टर हैं मध्य प्रदेश से, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर पूजा
और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि फिलहाल जो स्थिति आप देख रही हैं, क्या आपको लग रहा है कि आपके लिए तो खुद एक वॉक ओवर जो है वो खुद भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया है, इस तरह के कदम उठाकर, जहां उनकी खुद की पार्टी के अंदर से अब बगावत के स्वर इस तरह से उभरने लगे हैं कि वो कोई ढके छुपे भी नहीं है, बिल्कुल जग जाहिर है। बुशरा जी, जहां एक और कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है जिसको अभूतपूर्व स्वागत मिल रहा है, हम देख रहे हैं रात के अंधेरे में भी लोग हजारों की संख्या में जुड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी की ये झुंझलाहट, ये जो जमीन खिसकने की जो डर है, जो आप देख रहे हैं कि ये 7 सांसद, 3 केंद्रीय मंत्री, एक राष्ट्रीय महासचिव के को मैदान में उतार दिए हैं। और सबसे बड़ी बात, एक इलेक्टोरल प्रोसेस होता है चुनाव में जाने का, हर पार्टी निभाती है, भाजपा की बात नहीं करूंगी मैं, हर क्षेत्रीय पार्टी, हर नेशनल पार्टी निभाती है कि आप एक स्क्रीनिंग कमेटी बैठाते हैं, उसमें सारे जितने भी उम्मीदवार जिनको टिकट चाहिए रहता है वो अपना बायोडेटा देते हैं। वो स्क्रीनिंग कमेटी बैठ के डिसाइड करती है कि किसे देना है, किसे नहीं है, किसने क्षेत्र में काम किया है, किसका कैसा परफॉर्मेंस रही, क्या जातीय समीकरण है, सब कुछ देख के। यहाँ हम देख रहे हैं जो कैलाश बड़े नेता विजय वर्गीय हैं, वो खुद को बड़े नेता बोल रहे हैं, तो आज मैं उनको बड़े नेता ही बोलूंगी। वो ये कह रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं था, अब वो बड़े नेता हो गए हैं, अब वो हेलीकॉप्टर में घूमेंगे, सभाएं करते, लेकिन उनको पता ही नहीं था। तो ये जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है कि आप ये मोदी और शाह जो चला रहे हैं भाजपा को और इस देश को भी, इसके खिलाफ ही तो सारी कांग्रेस की लड़ाई है। आज हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 220 महीनों के इनके शासन में 225 करप्शन के केस हैं और लिस्ट बहुत लंबी है। व्यापम स्कैम, पटवारी स्कैम, बिजली विभाग स्कैम, पुलिस रिक्रूटमेंट स्कैम, कोरोना स्कैम, ई टेंडर स्कैम और पता नहीं क्या क्या। आज एक बहुत ही हृदय को छू लेने, मतलब एकदम हृदय विदारक एक घटना सामने आई। आज सुबह से न्यूज में देख रही हूँ कि उज्जैन में एक 12 साल की बच्ची 2.5 घंटे घूमते रही, खून से लथपथ, रेप की शिकार थी प्रोबेबली वो। और यहाँ पे लोगों का असंवेदनशीलता तो है ही, पर 2.5 घंटे टायर 1 सिटी, उज्जैन एक टायर 1 सिटी है, 2.5 घंटे टायर 1 सिटीज में एक छोटी सी बच्ची घूमते रही मदद की गुहार लेकर, लेकिन न प्रशासन था, न फिर सरकार या सरकारी कोई मुलाजिम, कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। ये है मध्य प्रदेश की हालत। ये मणिपुर में भी बेटियों को नंगा कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी बेटियों को नंगा कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में हर दिन आज 8 लड़कियों का, 8 महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। मिसिंग वुमेन की जो लिस्ट आई थी एनसीआरबी, इसमें मध्य प्रदेश सबसे टॉप पर था। तो ये तो इनके आंकड़े हैं। उसके बाद अमित शाह जी और नितिन गडकरी जी कुछ यात्रा निकाले हुए थे, कुछ जन आशीर्वाद जैसी यात्रा, जो जन धन लूट यात्रा जिसे हमने कहा है, वो श्योपुर और खंडवा में थे। तो श्योपुर में बाजरे की खेती होती है और खंडवा में सोयाबीन, कपास और मिर्ची की खेती होती है। और 2 दिन पहले किसान आधे नंगे होकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, ना उन्हें पानी मिल रहा है, ना उन्हें जो उनको बीज दिए गए, कीटनाशक दिए गए, उससे उनकी कोई उपज नहीं हो रही है। तो आप किसानों के साथ आप गलत कर रहे हैं। यहाँ बेरोजगार 3.9 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार में सिर्फ 21 लोगों को रोजगार दिया सरकार ने 220 महीनों में, सिर्फ 21। किसान, युवा, महिला, हर कोई परेशान है। आज कुपोषण के मामले में मध्य प्रदेश सबसे नंबर 1 पे है। और ये आज आप प्रधानमंत्री को देखते हैं, प्रधानमंत्री कल गए थे तो अपने 55 मिनट के भाषण में 44 बार कांग्रेस का नाम लिए। मतलब अगर आप प्रेजेंटरी छोड़ दें सबको नमस्कार करना, तो उन्होंने हर मिनट कांग्रेस का नाम लिया और एक बार भी शिवराज सिंह का नाम नहीं लिया, जिनकी सरकार में वो आए हैं वोट मांगने के। आप अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं देते? यही हो गया ना कि भाजपा, वहां पे 4 भाजपा, एक शाह भाजपा, एक नाराज भाजपा जो कांग्रेस की तरफ भगदड़ मची हुई है, एक शिवराज भाजपा और एक महाराज भाजपा। तो ये जो भाजपा के जो 4 टुकड़े हो चुके हैं ना, वहां पे इनकी हालत बड़ी खराब है। और जिस तरीके से ये टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है मीडिया में, तो ये भी रिपोर्ट है कि शिवराज जी की टिकट कट सकती है। बहुत ही हास्यास्पद हो जाएगा कि सिटिंग सीएम की टिकट कट जाएगी, पर ये खैर अभी हवा में की बातें हैं। पर जिस वे में इन्होंने 7 सांसदों को बिना उनकी जानकारी के, 3 केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में उतारा है, मतलब ना इनके पास कैंडिडेट है, ना इनके पास मुद्दा है, ना इनके पास अपने काम को दिखाने का कोई रिपोर्ट कार्ड है, और ना ये जनता के मुद्दों की बातें करते हैं। तो मुझे लगता है कि भाजपा के दिन लद चुके हैं। आपने बिल्कुल सही बोला, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में। और अब ये सिर्फ फायर फाइटिंग हो रही है। अब स्पेशल सेशन देखिए, क्यों बुलाया था, किस लिए बुलाया था, किसी को नहीं पता। महिला आरक्षण 16 साल बाद होगा, कुछ नहीं पता। स्पेशल सेशन के 2 दिन पहले एक ट्वीट के द्वारा स्पेशल सेशन खत्म कर दिया जाता है।
तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार को ये समझ नहीं आ रहा है कि हमें करना क्या है, क्योंकि अब ये राम मंदिर का मुद्दा तो वो जनवरी फरवरी में बुलाएंगे, उसके पहले क्या कहें, राज्यों में कैसे करें। अब तक वो जाते थे तो राज्य में कहते थे कि आप कहीं पर भी वोट दीजिए, आप सोचिए आपका वोट नरेंद्र मोदी जी को जा रहा है। मध्य प्रदेश में ये नहीं कह रहे नरेंद्र मोदी जी, अगर आप ध्यान देंगे तो वो सिर्फ कांग्रेस को बोले जा रहे हैं, इंडिया अलायंस को बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। मांगिए, आप अपने चेहरे पे वोट मांगिए। हम भी तो देखें कि जब आपको पूर्ण बहुमत से सरकार जनता नकारेगी, तब ये नकारेगी तो वो नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को निकारेगी, वो शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को नहीं, वो नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को निकारेगी। तो ये जितने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिन्होंने इन्होंने इस प्रदेश की जो हालत की है। उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय से जब पूछा गया कि कांग्रेस के लोग, भाजपा के लोग कांग्रेस में जा रहे हैं, तो उनका कहना है कि हमने होलसेल रेट में जिनको खरीदा था वो कांग्रेस उनको रिटेल में लेकर जा रही है। आपने लोकतंत्र को बना दिया है खरीद फरोख्त का बाजार, और आप पब्लिकली खुला उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपने कोई इलेक्टोरल प्रोसेस में आपकी कोई आस्था नहीं रह गई। आप एक होलसेल रिटेल करके आपने एक जन प्रतिनिधि को सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाकर रख दिया है। इससे ज्यादा लोकतंत्र का मजाक किसी पार्टी ने नहीं किया है, किसी संस्था ने नहीं किया है, जितना इन लोगों ने किया है। बिल्कुल। और हमारे जुड़ गए हैं। गजेंद्र, जमीनी हकीकत क्या है? हम यहाँ पर दिल्ली में बैठकर हम ये इन तमाम चीजों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तमाम चीजें हमारे सामने हैं, लेकिन जमीनी हकीकत आप बहुत बेहतर तरीके से बता पाएंगे। वहां पर ये जो नाराजगी है वो अब खुलकर सामने है, कोई ढकी छिपी बात नहीं है। लेकिन क्या वाकई में इन सांसदों को, मंत्रियों को, महासचिव, इन सबको मैदान में उतार कर क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि एक बार फिर से लोगों को छला जा सकता है? क्या वाकई में आपको लग रहा है कि लोग बड़े चेहरे के आगे छोटे चेहरे को नकार के उनको वोट देंगे? क्या ऐसी कोई हकीकत आपको लग रही है फिलहाल? अनम्यूट कर लीजिए गजेंद्र आप अपने आप को। जी लगता है रिकनेक्ट करना पड़ेगा। आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है, बोलिए। मैं जी, देखिए, हकीकत की बात कर रहे हैं तो वास्तव में जो हकीकत ऊपर से दिखती है नहीं होती, जमीनी हकीकत में कुछ अलग होती है। और भारत में आपको बता दूं, अंदर ही अंदर तो कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत नजर आने लगी, और हकीकत नजर आने लगी है। यही कारण है कि देखिए कैसे जब हम शतरंज का खेल में कि हम लगा रहे हैं और हम उनको अपनी हार देख, तो उस हालात में हम हैं कि उधर बिखेर देते हैं। और आप एक बार रिकनेक्ट, जो बड़े खिलाड़ी हैं, एक बार रिकनेक्ट करके आप जोड़ लीजिए, आप रिकनेक्ट कर लीजिए। आप एक बार, मैं इतने डॉक्टर पूजा के पास में जाऊंगी और एक बार फिर से मैं उनसे बात करूंगी। डॉक्टर पूजा, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ से आती हैं, छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर तो शायद भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि वहां तो शायद कोई उम्मीद भी नहीं लग रही है, और उस तरह की कोई तैयारी या उस तरह की कोई चहल पहल वहां बिल्कुल ना के बराबर देखने के लिए मिल रही है। वहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश की हम बात करें, वहां पर शायद उनको फिर भी लग रहा है कि कुछ जोड़ तोड़ किया जाएगा, कुछ बदलाव किए जाएंगे, तो शायद कोई एक उम्मीद जगेगी। और खासतौर पर राहुल गांधी के उस वक्तव्य के बाद, जहां उन्होंने कहा कि हम क्लोज हैं राजस्थान में, तो शायद एक बार फिर से ये लग रहा है और ये चर्चाओं का बाजार गर्म है कि संभावनाएं जरूर हैं भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में। हालांकि सर्वेज जो हैं वो बिल्कुल इससे उलट कहानी बताते हैं, और ये सर्वेज ये बता रहे हैं अब तक, हालांकि डीबी लाइव का भी जो पोल है वो बताता है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की अगर हम बात करें तो वहां पर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हालांकि तय करना जनता को ही है, और उससे पहले बहुत श्योरिटी से तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जी डॉक्टर पूजा। बुशरा जी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बैठ के मैं एक आपके चैनल में एक बात कह रही हूँ कि छत्तीसगढ़ को हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं। इस बारे में मुझे बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है, और ना हमारे पार्टी में कोई इस बात को लेकर डाउट है, क्योंकि गहलोत जी का जो सोशल सिक्योरिटी का, सोशल जस्टिस का जो मॉडल है,
जिन्होंने छत्तीसगढ़ी अस्मिता और छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति को जो बढ़ावा दिया है, आज हर कोई गर्व से कहता है कि सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया। तो छत्तीसगढ़ में गहलोत जी ने न सिर्फ राम वनगमन पाथ बनाया, उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए इतने कदम उठाए हैं। आज डेनेक्स में दंतेवाड़ा का टेक्सटाइल देश विदेश में बिक रहा है। आज महिला स्वसहायता ग्रुप ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। बस्तर में कॉफी उग रहा है और एक दाई दीदी मेहतारी एक एम्बुलेंस आती है जो हर स्लम एरिया में हफ्ते में 2 दिन आती है, जिसमें लेडी स्पेशलिस्ट, महिला स्पेशलिस्ट रहती हैं। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में हर वर्ग के बच्चे आज हाई क्वालिटी इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ रहे हैं, और ये स्कूल सिर्फ छत्तीसगढ़ शासन में ही खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि किसी स्कूल से लीपापोती करके उनको नाम दे दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ का जो गवर्नेंस मॉडल है, किसानों को मैं एक बार आपको रोकना भी चाहूंगी जी, एक बार मैं आपको रोकना चाहूंगी, आपके पास मैं लौटूंगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उस वक्तव्य की जो राहुल गांधी ने कॉन्क्लेव में जो ये बात कही है। तो एक बार फिर से एक बार मैं अपने दर्शकों को वो सुनवा देती हूँ कि राहुल गांधी ने क्या कहा था, एक बार वो सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास लौट रही हूँ। The question of us not winning any of them is not going to happen. I'll tell you, there's no question. There's no way we're not going to win any of them. Okay. I would say, right now, Right. we are probably winning Telangana. Right. We are certainly winning Madhya Pradesh. We are certainly winning Chhattisgarh. Okay. Rajasthan, we are very close, and we think we'll be able to win. Okay. So that's what it's looking like. And by the way, that's also what the BJP is internally saying. Right. We learned a very important lesson in Karnataka. Okay. And the lesson was that the BJP wins elections by distracting and not allowing us to construct our narrative. And so what we did in Karnataka, we fought the election in a way where the BJP could not. What you're seeing today, you know, this gentleman, Mr. Biduri, and then suddenly this Mr. Nishikant Dubey, this is all the BJP trying to distract from the idea of the caste census. They know. तो अभी आपने सुना राहुल गांधी को, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सर्टेनली वो जीत रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, प्रोबेबली तेलंगाना, शायद तेलंगाना, और उन्होंने कहा क्लोज है राजस्थान के, बट वी विल बी एबल टू विन, यानी कि आखिर रिजल्ट जो होगा वो हम जीतेंगे। तो डॉक्टर बात को पूरा करिए, क्योंकि लोगों को वो बाइट सुनाना बेहद जरूरी था। अपनी बात को पूरा करिए, क्योंकि अगर प्रोबेबली और क्लोज और सर्टेनली 3 हिस्सों में बांट दिया है इन इलेक्शन को, आने वाले इलेक्शन के रिजल्ट को खुद राहुल गांधी ने, क्या कहीं ना कहीं जो स्टेट की लीडरशिप है उसके ऊपर एक तरह से एक प्रेशर टैक्टिक्स की तरह भी काम करेंगी ये बातें, कि अभी थोड़ी और मेहनत करिए, कमर कसिए, ताकि जीत जो है वो सुनिश्चित हो? बिल्कुल, जब राहुल गांधी जी कहते हैं कि वी आर क्लोज इन राजस्थान, तो वो हम सब जानते हैं कि राजस्थान में स्विंग रिजल्ट्स होते हैं। तो जब वो कहते हैं हम क्लोज हैं, तो वो चाहते हैं कि कार्यकर्ता घर पे ना बैठ जाए। गहलोत जी ने बहुत अच्छा गवर्नेंस का मॉडल दिया। आज राइट टू हेल्थ, गिग वर्कर्स बिल, 500 रुपए में सिलेंडर, महंगाई राहत कैंप गहलोत जी दे रहे हैं, और इसकी चर्चा मतलब राजस्थान के कोने कोने में है। तो आज जब वो कहते हैं कि वी आर क्लोज टू विनिंग, तो वो चाहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता घर ना बैठ जाएं कि है ना, अब तो हम जीत रहे हैं। वो उतनी ही मेहनत करें हमें फिनिशिंग लाइन तक ले जाने की। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि अशोक गहलोत जी की जन सरोकारी सरकार, बघेल जी की छत्तीसगढ़ी अस्मिता की सरकार, और कमलनाथ जी का पूरा जी, कमलनाथ जी का जी मैं आपके पास लौट रही हूँ जी। आवाज क्योंकि पीछे से जो आ रही है उसकी वजह से डिस्टरबेंस हो रहा है, मैं आपके पास लौट रही हूँ। और एक बार मैं शिवा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिवा जी, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका। और हमारे रिपोर्टर जो है गजेंद्र इंग्रे, वो भी हमारे साथ एक बार जुड़ गए हैं। गजेंद्र, मैं आपके पास आऊं उससे पहले शिवा जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, और सवाल मेरा आपसे यह है, जो सब कुछ फिलहाल होता हुआ आप देख रही हैं, खासतौर पर मध्य प्रदेश और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, क्या आपको लग रहा है ये हताशा, निराशा भारतीय जनता पार्टी की साफ तौर पर देखी जा सकती है? और
वो उस तरह के आत्मघाती कदम उठा रही है जो कांग्रेस के लिए खुद ही एक तरह से जमीन तैयार कर रही है, क्योंकि जिन नेताओं के नाम लिस्ट में हो, अगर वही बगावत कर दें और वही एक शॉकिंग स्टेट में आ जाएं और वो कहें कि वो तैयार नहीं थे इसके लिए और अभी भी मन नहीं मान रहा है कि मेरा लिस्ट में नाम है, और उसके बाद जिनके टिकट्स कटे हों वो सामने आकर पार्टी के खिलाफ आकर बोलें, तो जाहिर सी बात है जमीन पर सब कुछ ठीक नहीं है। और ये एक तरह से कांग्रेस के लिए एक और जमीन जो है वो बन रही है। शायद थोड़ा बहुत इधर उधर होता तो उससे और मजबूती मिलेगी कांग्रेस को इससे। क्या आपको लगता है ऐसा? बहुत शुक्रिया बुशरा जी। देखिए, एक तो ये कि मध्य प्रदेश का जो मामला है वो एक शार्प और बहुत डीप एंटी इनकम्बेंसी का मामला है। देखिए, ये जैसे हमारे एक और पैनलिस्ट साथी हैं वो ये कहते हैं ये सरकार उधार का सिंदूर है, इधर उधर से ला करके इन्होंने जमा किया था और खासकर एक विश्वासघात करवाया था, तो वो पब्लिक सेंटीमेंट तो था ही। लेकिन चौहान साहब के प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी है वो इतनी एक्सट्रीम है कि बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो इम्प्लोड हो रही है बीजेपी के अंदर। और सिंधिया का जो फैक्टर है इसको ये कैसे डील करेंगे, क्या वो अब उनका पॉलिटिकल करियर खत्म कर देंगे या उनके लिए अपने कैडर को कितना गुस्सा उनका मोल ले सकते हैं, एक तो ये है। दूसरा ये है कि जो हम लोगों तक क्योंकि गोदी मीडिया किसी भी तरह की ग्राउंड रिपोर्टिंग अब नहीं कराता है, तो हम लोगों के पास बहुत सारे मामले स्टेट्स के आते नहीं हैं। वहाँ पर बहुत सारे करप्शन के केसेस हैं, जो जन योजनाओं का जो करप्शन है वो बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पर ही देखिए, जो यहाँ पर ACS विनोद कुमार ने जो PWD का मामला बताया था वही काफ़ी बड़ा था। उसके अलावा भी बहुत सारे व्यापम, जो दूसरा व्यापम हो गया उनके यहाँ वो हुआ, और जो योजनाएं उन्होंने चलाई उनमें भी यही सारी परेशानियां आई। तो लाडली योजना से लेकर के बाकी उन्होंने जो आपका एल्डरमैन नॉमिनेशन ऑफ जो म्यूनिसिपैलिटी में एल्डरमैन नॉमिनेशन होता है उसमें डिसग्रंटेड हैं बहुत ज़्यादा लोग। फिर जेल संरक्षक की नौकरी जो पद है कि लोग बांटते हैं अपने लोगों को नॉमिनेट करके, उसमें पता चला कि सिंधिया के लोगों को अकोमोडेट करने के चक्कर में अपने लोगों को इन्होंने नाराज कर दिया। तो इस तरह के जो पॉकेट्स करके जो मामले हैं वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ ये है कि जो ज़्यादा बड़ी बात मुझे लगती है वो ये कि चाहे केंद्र में हो और चाहे मध्य प्रदेश या राज्य में हो, जो एक CM का फेस है उसके बाद कोई लीडरशिप पनपती हुई दिखती नहीं है। PM के फेस के साथ भी यही दिक्कत है और CM के फेस के तो नंबर 2 नंबर 3 जो होने चाहिए थे लोग, वो उस सेकेंड रंग की लीडरशिप इन्होंने नहीं बनने दी है या नहीं बनाई गई है। तो या तो इसमें खट्टर जैसे नेता जो बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए नहीं है, या जो गुजरात में आपने देखा है क्या हुआ, तो या तो उस तरह का कोई नाम ला करके चौंकाया जाएगा, या जो अभी आप जिक्र कर रही थी कि जो अंदर के जो लीडरशिप है जो खुद कह रहे हैं कि हम तैयार नहीं थे, तो इट इज ए हाउस इन डिसऑर्डर बेसिकली। और कांग्रेस का जो अपना जो उन्होंने अपनी राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में जो कारकर्दगी दिखाई है और प्रो पीपल योजनाएं जो चलाई है, जैसे हम लोग भी यहाँ से बैठ करके मजाक कर रहे थे जब सिलेंडर के दाम कम हुए कि भाई शिफ्ट हो जाते हैं, राजस्थान चले चलते हैं, या जब पेंशन की बात आई थी तो हम लोगों को मजाक हो रहा था कि वहाँ शिफ्ट होने की बात सोची जाए। तो ये सारी चीजें जो है वो एक फील गुड फैक्टर उन्होंने अपने 2-3 सरकारों से उन्होंने पेश किया है, जिसको जनता यकीन करना चाहती है। और मध्य प्रदेश और राजस्थान इतना जुड़ा हुआ है कि वो रिफ्लेक्ट करता है एक दूसरे के ऊपर। तो दिस इज समथिंग मोर। जो दलितों का जो सवाल है मध्य प्रदेश रीजन में, वो भी अपने आप में बहुत जरूरी सवाल है। आपने देखा जो एक आदिवासी के ऊपर पेशाब किया और उसका अजाला क्या हुआ कि वहां पर ब्राह्मण सभा में आकर के जो पेशाब करने वाला नेता था मिश्रा, उसी को सपोर्ट करने लगे और कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, और बस मुख्यमंत्री ने पता नहीं किसको बुला करके उसका अभिनंदन कर दिया। तो इस देश में जब अत्याचार होता है तो कानून लागू जब करने की जगह वो दलितों के पाँव धोने लगते हैं, अभिनंदन करने लगते हैं। तो जो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस थे इन लोगों के लिए वो कहीं और चलेगा, वो लागू ही नहीं होते। तो सामने से तो संविधान नहीं बदला है, लेकिन प्रैक्टिस में संविधान इतना बदल गया है, उसकी आत्मा खत्म हो गई है। तो ये सारी चीजें, और मध्य प्रदेश में दलित वाला सवाल भी बहुत गहरा सवाल है। जी
जी, ज़ाहिर सी बात है। और जिस पेशाब कांड की आपने बात की है, 20 साल से वहाँ के विधायक रहे केदारनाथ शुक्ला, उनके करीबी थे प्रवेश शुक्ला, जिन्होंने ये घिनौनी हरकत की थी, उनका टिकट कट गया है। और रीति पाठक जो कि वर्तमान में सांसद है वहाँ से, उनका डिमोशन करके उनको टिकट दिया गया है। और हमारे साथ गजेंद्र भी हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं। गजेंद्र, अगर इस सियासत को हम मध्य प्रदेश की सियासत को देखें, तो अगर शिवराज सिंह चौहान के चेहरे की अगर बात की जाए तो उस तरह से हार्ड हिंदुत्व का चेहरा नहीं माने जाते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में खरगोन से लेकर तमाम जो घटनाएं हमने देखी हैं, बुलडोजर की सियासत जो हमने देखी है, एक तरफा कार्रवाई वहां पर जो देखने के लिए मिली एक कम्युनिटी के खिलाफ, और जिस तरह से सड़कों पर और जो हेट स्पीचेस हमने वहां सब देखी, तो लगा ये कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ 2 बनने की कोशिश भी शिवराज सिंह चौहान में नजर आई। तो शिवराज सिंह चौहान ने सब कुछ करने की कोशिश की, और नरोत्तम मिश्रा तो पता ही है वो किस तरह के बयान देते हैं और किस कम्युनिटी के खिलाफ देते हैं। तो क्या आपको लग रहा है ये तमाम चीजें भी जिसके सहारे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती आई है, वो सब भी अब कुछ भी काम करता हुआ नहीं नजर आ रहा है, और ये बीजेपी को भी लग रहा है यही वजह है कि शिवराज को पूरी तरीके से साइडलाइन किया हुआ है? शिवराज जी को साइड किया गया है, ये आखिरी मैं सहमत हूँ इस बात से। किस तरीके से पूजा जी ने भी बात करी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब भोपाल और उन्होंने अपना जब पूरा भाषण दिया, उन्होंने शिवराज सिंह चौहान जी का जिक्र भी नहीं किया। एक भी बार ऐसा नहीं कहा कि शिवराज मध्य प्रदेश की जनता के लिए ये बहना चलाई है। इस तरह से उन्होंने थोड़ा सा शिवराज सिंह चौहान जी का नाम साफ चौहान जी को साइडलाइन की, और बहुत अच्छी कही कि शिवराज सिंह चौहान को हार्डकोर लिए नहीं जाना, तो थोड़ा सा सॉफ्ट रहते तो गजेंद्र माफ कीजिएगा, मुझे आपको फिर से रोकना पड़ रहा है क्योंकि आपकी आवाज पूरी तरीके से ब्रेक हो रही है और हम तक आपकी बात जो है वो ठीक से नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से आप कोशिश करिए, नेटवर्क सही से हो तो आप हमारे साथ एक बार फिर से जुड़िए। और सवाल मैं शिवा जी आपसे ले रही हूँ, यही सेम सवाल जो मैंने गजेंद्र से लिया था, कि क्या आपको लगता है कि वो तमाम चीजें भी काम नहीं करती हुई नजर आ रही हैं? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को एक तरह से वो हार्ड हिंदुत्व का फेस नहीं माना जाता है, लेकिन जो सब कुछ देखने के लिए मिला हमें हाल फिलहाल में, चाहे खरगोन की बात करें, ये पेशाब कांड की बात करें, जो हेट स्पीचेस हमें देखने के लिए मिली, बुलडोजर मध्य प्रदेश पहुंचा, और जिस तरह से एक तरफ की जो कार्रवाई की गई, और उनको लगा कि शायद जो एक इस तरह का चेहरा बन के योगी आदित्यनाथ 2 बनने की एक तरह की उनकी कोशिश नजर आई, उससे आगे आने वाले चुनाव में उन्हें कोई फायदा हो सकता है। लेकिन लग रहा है कि पार्टी आला कमान को ये सब कुछ भी पसंद नहीं आया, और यही वजह है कि कंप्लीटली साइडलाइन किया हुआ है शिवराज सिंह चौहान को। और खबरें तो अगर मीडिया की माने कि उनका टिकट कट सकता है, हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लगता तो नहीं है कि कटेगा, लेकिन इस तरह की खबरें भी सरफेस हो रही हैं। देखिए, मध्य प्रदेश को शांति का टापू कहा जाता था जहां तक सांप्रदायिक सौहार्द की बात है। वहां उस दौर में भी बुरे दौर में दंगे नहीं हुए जिस दौर में आपने देश के बड़े बड़े राज्यों में दंगे देखे, महाराष्ट्र में देखे, गुजरात में देखे, उत्तर प्रदेश बिहार में देखे, मध्य प्रदेश में नहीं हुए। तो उसको शांति का टापू वहां के लोग मानते थे। वहां की टोटल जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है 9% है, उसमें मुसलमान कितने हैं वो भी आप देखें तो बहुत कम मुसलमान है। मुझे याद आ रहा है जब आप ये सवाल उठा रही शिवराज सिंह चौहान वाला, कि उत्तर प्रदेश में जब राम मंदिर के न्यास के आसपास की जो कमर्शियलाइजेशन हुआ है उसमें ये घोषणा कर दी गई कि यहाँ किसी मुसलमान की दुकान नहीं होगी, यहाँ इस मंदिर इकोनॉमी से कोई मुसलमान फायदा नहीं उठाएगा। आपका जरूर तजुर्बा होगा, भोपाल गई होंगी, जो वहाँ की सबसे बड़ी शाही मस्जिद है, उसमें जो उसके एतराफ में चारों तरफ जो दुकानें हैं वो सब हिंदू मुसलमानों की मिक्स है और हिंदुओं की ही ज्यादा है। हर दुकान में मंदिर है, मंदिर में सुबह उठ करके वो आकर के वंदना करके अपना कारोबार शुरू करते हैं। किसी मुसलमान ने कभी एतराज नहीं किया कि मंदिर परिसर के अंदर, मस्जिद के अंदर परिसर में मंदिर कैसे है। तो इस तरह का माहौल है भोपाल में, और भोपाल ही क्या देश भर की मस्जिदों, जो ऐतिहासिक मस्जिदें हैं उसके इर्द गिर्द जो इकोनॉमी पनपी है उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी दुकानें हैं। कभी ये नहीं कहा गया कि इसको सिर्फ मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिया जाए, जैसा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी करवा रहे हैं।
यहाँ पर मैं इसलिए बात करना चाहूंगी कि देखिए, शिवराज सिंह चौहान का मूल स्वभाव ये नहीं था कि वो इस तरह का हिंदू मुसलमान करते। वो उस प्रेशर में आ गए क्योंकि भाजपा में जितनी ज्यादा सांप्रदायिकता और जितने ज्यादा फूहड़पन के साथ की जाए, भ्रष्टता के साथ की जाए, उतना ही प्रमोशन मिलता है। और वो क्योंकि सत्ता से बाहर गए थे, उनको पता था कि उधार का सिंदूर है। सिंधिया से अपने आप एक नफरत का माहौल था। जो कांग्रेसी उनके साथ जुड़े हुए थे उनको उन्होंने अधर में छोड़ दिया था, तो कांग्रेसी भी सिंधिया से नफरत कर रहे थे और बीजेपी वाले भी नफरत कर रहे थे। ऐसे मजबूती तो लाए नहीं सिंधिया कुछ। ऐसे में शिवराज सिंह को लगा कि वो बुलडोजर और हिंदू मुसलमान करके शायद वो ये मैसेज दे पाए कि नहीं, हम आपके एजेंडे पे, आरएसएस के एजेंडे पे या मोदी जी के हेट एजेंडे पे, अमित शाह के एजेंडे पे हम चल रहे हैं। वो हुआ नहीं है क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, तो पॉपुलेशन मुसलमानों की बहुत कम है। वहाँ ज्यादा बड़ा सवाल जो है वो ट्राइबल्स का और दलित का है। वहाँ पर दलित एट्रोसिटीज और ट्राइबल एट्रोसिटीज की खबरें आपको ज्यादा मिलेंगी। तो ये मुझे ये लगता है कि जितनी भरपूर मात्रा में उनको अक़लियतें वहाँ चाहिए थी एक पिच तैयार करने के लिए वर्सेस की, हिंदू वर्सेस, क्योंकि आपने देखा कि हरियाणा में भी ये नहीं हो पाया। नूह मेवात की छोटी सी आबादी के अलावा मुसलमान ज्यादा है नहीं, तो आप ढूंढ ढूंढ के सांप्रदायिकता करेंगे कहाँ? और वहाँ पर वहाँ की लोकल आबादी ने मुसलमानों के साथ, नूह मेवातियों के साथ खड़े होकर के कहा हम ये नहीं होने देंगे। तो ये जो इनको एक सही जमीन चाहिए होती है जहाँ पर ये टसल क्रिएट कर सके, तो वो माहौल तो वाकई मध्य प्रदेश में नहीं है और मध्य प्रदेश के लोगों के मिजाज में भी नहीं है कि वो हिंदू मुसलमान इस तरह से करें। तो मुझे ये लगता है कि जो सारी वहाँ की ऐतिहासिक, धार्मिक ऐतिहासिक नगरियाँ हैं मध्य प्रदेश की, वो अपने आप में सारी जगहों पर धर्म के काज चलते रहे और कभी किसी ने विघ्न नहीं डाला, कभी कोई परेशानी नहीं आई है। तो मध्य प्रदेश के लोगों को इसमें नहीं फंसना चाहिए, ये बड़ी अच्छी बात है। जी, और डॉक्टर पूजा, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि ओबीसी और SC ST की बात जो है वो लगातार राहुल गांधी की तरफ रही है। महिला आरक्षण बिल को लेकर वो करते रहे हैं, और अगर बात कम करते हैं फिलहाल ओबीसी की, तो लगातार वो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। तो अब राहुल, आपको लगता है कि कांग्रेस को अभी लगता है कि नरेंद्र मोदी का जो सबसे बड़ा वोट बैंक है उसी पर प्रहार किया जाए और उसी के सहारे एक तरह से एक पिच बनाई जाए इन आने वाले राज्यों के और लोकसभा इलेक्शन के लिए? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हर वर्ग को छला है, हर वर्ग को जुमले दिए हैं, हर वर्ग को धोखा दिया है। तो उसमें ओबीसी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे 4 राज्यों में 3 ओबीसी मुख्यमंत्री हैं। और जब हम ये मांग उठाते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हो, जिसकी जितनी आबादी उसका इतना हक, सीधा सा हमारा फंडा है कि जिसकी जितनी आबादी है। ये राहुल जी ने पार्लियामेंट में भी बात उठाई कि 90 ब्यूरोक्रेट्स में सिर्फ 3 ओबीसी के हैं। तो हम समझ रहे हैं कि ये जो पूरा संसाधनों का डिस्ट्रीब्यूशन में जो पूरा घालमेल है वो ऊपर तक जाते जाते कितना डीप हो जाता है, कितना इंटेंस हो जाता है। हर जगह, हर वर्ग पे, हर ओहदे पे, हर पोस्ट पे, हर संसाधन पे, हर सोशल स्कीम्स पे, हर जगह सवर्णों का कब्जा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जितनी जिसकी आबादी उतना हक। तो आज ये सिर्फ कांग्रेस का नहीं, ये पूरे इंडिया गठबंधन का ये मांग है, ये डिमांड है कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हो और उसके रिजल्ट्स जो कि राहुल जी ने ये बात 2024 की लकीर भी खींच दी है कि अगर आप रिजल्ट नहीं दिखाएंगे तो हम पावर में आएंगे और हम रिजल्ट दिखा देंगे। तो ये जो हम पावर में आएंगे, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने एक मैसेजिंग में कही है कि हम पावर में आएंगे और हम दिखाएंगे। क्योंकि जैसे कि आपने अभी अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि कर्नाटका के जीत ने हमें, राहुल जी ने कॉन्क्लेव में भी कहा, ये हम वहां वो क्रेडिट नहीं लेना चाहते हैं, पर ये बात मैं कहूंगी कि कर्नाटका का पूरा मैनिफेस्टो उनकी भारत जोड़ो यात्रा की लिसनिंग से बना हुआ था। वो जो उन्होंने लोगों की तकलीफें सुनी, जो मुद्दे सुने, जिस मुद्दों पे लोग परेशान थे, जिनका जीना बेहाल था, वो सब हमारे मैनिफेस्टो में आया। तो नरेंद्र मोदी जी के वोट बैंक या नरेंद्र मोदी जी के जुमले और नरेंद्र मोदी जी का हिंदुत्व कार्ड, नरेंद्र मोदी जी का इल गवर्नेंस और नरेंद्र मोदी जी के जो पूरी हर
राजनीतिक प्लेटफॉर्म से जाके विपक्षी गठबंधन को गालियां देना, इन सब का काट कुछ है तो वो सोशल जस्टिस है। वो एक जो पॉपुलर उसमें आता है ना, इफ नॉट नरेंद्र मोदी देन हु, तो इफ नॉट नरेंद्र मोदी देन द पीपल ऑफ इंडिया। लोग डिसाइड करेंगे ये, क्योंकि लोगों को महंगाई से, बेरोजगारी से राहत चाहिए। बहुत हो चुका धर्म हिंदू मुस्लिम का मुद्दा। आप ये जो बुलडोजर जस्टिस, ये जो शिवराज जी ने योगी आदित्यनाथ से सीखा है, इसमें जो भीड़ ताली बजाती है, इसमें जो भीड़ खुशी से उछलती है, इसमें जो कहती है अच्छा इनके साथ यही होना चाहिए, वही बुलडोजर जब प्रवेश शुक्ला के घर पहुंचता है तो उसके घर वाले रोते रोते बेहोश हो जाते हैं। तो बुलडोजर आपका धर्म और जाति देखकर नहीं रुकेगा। जब आप इस धर्मांधता में और इस पागलपन में शामिल हो जाएंगे तो ये पूरी की पूरी भीड़ ज़ॉम्बी हो जाएगी। तो कल आपके पड़ोसी का घर तोड़ेंगे और आज आपका घर तोड़ेंगे। तो ये, इससे भी हमें ऊपर उठना है। हम जब सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो ये जो मॉब जस्टिस है कि बुलडोजर आया, बुलडोजर तोड़ दिया, लोग ताली बजा रहे हैं, देखिए बहुत अच्छा हो गया। उस आदमी ने तो घर बनाया नहीं था, उसके माता पिता ने बनाया था, आप किसको पनिश कर रहे हैं? तो जब इस पूरे मॉब जस्टिस से हमें देश में संविधान का कानून वापस लाना, हमें देश में रूल ऑफ लॉ लाना है, हमें देश में संवैधानिक संस्थाओं को उनकी पुरानी प्रतिष्ठा वापस दिलाना है, और सबसे बड़ी बात, जितनी आबादी उतना हक। हमें इस देश पे संसाधनों पे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। जिसकी आबादी है उसका उतना हक होना चाहिए, उसको उतने सरोकार मिलने चाहिए, उसको उतनी अपॉर्चुनिटीज उसके सामने आना चाहिए। और ये पूरा इंडिया गठबंधन का टेक है। जहां तक विमेन रिजर्वेशन की बात है, मुझे लगता है स्पेशल सेशन में लाया गया क्योंकि उन्हें लगा था कि विपक्षी गठबंधन में दरार दिखेगी, ये लोग इसे पारित नहीं होने देंगे सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस या ओबीसी रिजर्वेशन को लेके। पर जैसा विपक्ष पूरी की पूरी तरीके से खड़ा रहा तो अब इनके पास तो कुछ रह नहीं गया। अब ये किस बात पे अपनी पीठ थपथपा पाए, किस बात पे विपक्ष को गाली देखिए ये महिलाओं के साथ नहीं खड़े, सब कोई खड़ा है महिलाओं के साथ। पर वो आज भी हम यही कह रहे हैं कि आप 2024 में से लागू करिए। आप डिलिमिटेशन सेंसस की कंडीशन क्यों ला रहे हैं? आप ओबीसी रिजर्वेशन दीजिए और इनको लागू करिए। वो नहीं करेंगे क्योंकि इनकी नीयत में ही खोट है, ये नहीं करना चाहते। बिल्कुल। और हेमंत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। जी शिवा जी, आप कुछ ऐड कर रही हैं? जी मैं बस छोटा सा ऐड करूंगी। डॉक्टर पूजा जो कह रही है उसमें मुझे इसमें इजाफा ये बात का करना है कि देखिए ओबीसी वहां पर 52% के आसपास है जो 2011 की सेंसस है, और रिजर्वेशन उसको सिर्फ 14% मिलता है। अब उन्होंने जो 16% ट्रांसजेंडर का रिजर्वेशन भी इसी में डाल दिया है, यानी कि पहले ही रिजर्वेशन उनको कम था और उसी में उन्होंने ये 16% डालने के बाद क्या किया उन्होंने कि जो ओबीसी रिजर्वेशन था जिसका आधार कास्ट था उसको उन्होंने इकोनॉमिक बैकवर्डनेस से जोड़ दिया। तो ये कास्ट का आधार खता। अब उसमें क्या हुआ, अगर ट्रांसजेंडर कोई मुसलमान है, सिख है, ईसाई है या किसी ऐसे आइडेंटिटी से आता है जो ओबीसी आइडेंटिटी के साथ नहीं है तो वो भी उसी में घुस चला गया है ना। तो ये जो आपको ध्यान होगा, ग्वालियर से जो नेता है ओबीसी महासभा के धर्मेंद्र कुशवाहा साहब, उन्होंने कहा था कि ये चुनाव में इनको भुगतना पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश बहुत क्यूरियस केस हो गया है ओबीसी का, इसलिए भी कि जो धोखेधड़ी चल रही है वो तो चली रही है, लेकिन पूरी भाजपा ने उत्तर भारत में हिंदुत्व का जो पहलवान खड़ा किया था, मुसलमानों से जो डर पर बिठा करके कि हिंदू खतरे में है, उस हिंदुत्व के पहलवान में सबसे ज्यादा मात्रा ओबीसी की थी। और ओबीसी के ऊपर ही इन्होंने सारा बोझ डाल दिया था कट्टर हिंदू बनने का, चाहे वो कांवड़ हो, चाहे वो गौरक्षक हो, चाहे वो बजरंग दल, वीएचपी, सब कुछ था उसमें। अब क्या है कि जिस ओबीसी को इस्तेमाल करके आपने हिंदुत्व का पहलवान बनाया और उनके खिलाफ उनसे क्राइम करवा करके उनको आपने जघन्य अपराधों में अपराधी बनवा दिया, उनको आप दे कुछ नहीं रहे। तो ये जो ओबीसी का सवाल बहुत शार्प सवाल है वहां पर कि 52% पॉपुलेशन प्लस 14 या 16% ट्रांसजेंडर उसमें ऐड हो गया और रिजर्वेशन ओनली 14% है जो 2011 की सेंसस से उसमें इसको, तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है ओबीसी के साथ में। और राहुल गांधी साहब जो बात कर रहे हैं ओबीसी की, तो शिवराज साहब को ये वाकई झेलना पड़ेगा। ये संकेत वहां पर ओबीसी महासभा ने पहले से दे दिए थे, जब अप्रैल में 2023 में हुआ था तभी आ गया था। जी जाहिर सी बात है। हेमंत जी, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? 2 लिस्ट जो जारी की गई हैं उसमें जो मंत्रियों के, सांसदों के नाम, फिर उनकी खुली बगावत,
फिर उनका सोशल मीडिया पर आकर ये कहना कि मन तो तैयार नहीं है, मैं तो बिल्कुल तैयार नहीं था। पार्टी महासचिव ये बोल रहे हैं, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो टिकट बांटेंगे, उनका खुद को टिकट दे दिया गया, बेटे का काट दिया गया, एक विधायक का टिकट उनको दिया गया है, जहां उन्हें तय करना था कि लड़ेगा कौन कौन, अब उन्हीं को ही मैदान में खड़ा कर दिया गया है। बड़े बड़े नाम जो है वो मैदान में लाए गए हैं। और इससे भारतीय जनता पार्टी हासिल क्या करना चाहती है? अगर एंटी इनकम्बेंसी है, अगर 18 साल की और 10 साल की केंद्र की, तो क्या बड़े चेहरे लाने से क्या ये एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि एक वॉकओवर खुद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को दे दिया है? चाहे राजस्थान की भी इसमें अगर बात कर लें, जिस तरह से वसुंधरा राजे को पूरी तरीके से साइडलाइन किया हुआ है, स्टेज पर वो होती हैं और बोलने तक का मौका नहीं दिया जाता, शिवराज का नाम नहीं लिया जाता, तो अपने ही जो बड़े नेता हैं उन सबको खत्म करके सिर्फ एक नाम है और वो है मोदी, मोदी, मोदी। इवेंट में मोदी, G20 में मोदी, राज्य के इलेक्शन में मोदी, नेशनल इलेक्शन में मोदी, सिर्फ मोदी। तो अभी भी नैया उन्हीं के जरिए ही पार लगेगी क्या? बुशरा जी, देखिए, ये जो मोदी जी कर रहे हैं ये उनका पहली बार नहीं है। अगर आपने गुजरात में देखा हो, इस बार गुजरात में क्या किया था, मुख्यमंत्री से लेकर के पूरे कैबिनेट की टिकट उड़ा दी गई थी और उसके बावजूद उन्होंने बड़े दमदार तरीके से आम आदमी पार्टी की मेहरबानी से वहां पे सरकार बनाई, पहले से भी ज्यादा मेजोरिटी के साथ। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये काठ की हांडी जो गुजरात में चलती है वो क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना वगैरह बाकी स्टेट्स में चलेगी क्या? जवाब है ना। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय जो कह रहे हैं ना, कैलाश विजयवर्गीय आज से 3.5 साल पहले मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे और उनको मुख्यमंत्री बनाए जाने के लिए ही वो सारा ऑपरेशन कमल किया गया था मध्य प्रदेश के अंदर, अगर आपको याद हो तो। उनको क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि बहुत ही थिन मेजोरिटी थी जो तोड़फोड़ के बाद, और उनको ये पता था कि इतनी बारीक मेजोरिटी के ऊपर कैलाश विजयवर्गीय सरकार नहीं चला पाएंगे। इसीलिए शिवराज चौहान को अनमने मन से, बिल्कुल भी ना चाहते हुए, शिवराज चौहान और नरेंद्र मोदी, अमित शाह की केमिस्ट्री आप रोज देखते हैं टेलीविजन पे, फोटोग्राफ्स के जरिए, कार्यक्रमों में, कभी नहीं उनकी मैच करती, लेकिन उसके बावजूद मजबूरी की मोहब्बत थी वो। अब आप देखिए जो कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, कितनी हवा में था वह व्यक्ति। उनके बेटे के तो कारनामे सारे देश को पता है, जो क्रिकेट का बैट लोगों पे चलाते थे। वो कहता कि मैं तो ये याद तैयारी की थी कि मैं तो चुनाव लड़ाऊंगा पूरे प्रदेश में और दिन में 8 जनसभाएं करूंगा, 6 हेलीकॉप्टर से और 2 कार से। उनका सारा बुखार उतार दिया नरेंद्र मोदी ने, और उस बुखार उतारने के चक्कर में बुखार कईयों का उतर गया। शिवराज चौहान एक है जिनका उतर गया समय से पहले ही, उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय है, और तमाम जो ये केंद्र के मंत्री थे, तोमर और जितने भी लोग हैं, इनको उस एरिया में दे दिया गया है टिकट जहां पर 60% किसान है। और किसान आंदोलन और किसान बिलों को लेकर के तोमर की क्या भूमिका थी? आपको क्या लगता है वो मध्य प्रदेश में चुनाव जिताएंगे? मध्य प्रदेश के किसान इतने नासमझ हैं। और जितने भी एमपीज थे, जितने भी जो केंद्र के 3 मंत्रियों को टिकट दी गई है मध्य प्रदेश के अंदर, और आपको क्या लगता है कि ये केवल जो फिनोमिना है ये मध्य प्रदेश तक है ना? राजस्थान में भी यही होगा। समस्या क्या है नरेंद्र मोदी जी की? देखिए, जो पुरानी लीडरशिप थी वो उनको पसंद नहीं है। उनकी जो हाँ हुजूरी करने वाले लोग हैं वो लीडर नहीं, वो जबरन लीडर बनाना चाहते हैं। और जबरन आप किसी को लीडर, एमएलए तो बना सकते हो आप किसी को, एक बार कोई किसी लहर में एमपी भी बन सकता है, लेकिन आप किसी को लीडर नहीं बना सकते। हिंदुस्तान में जो मोदी के जो पूरे के पूरे जो ये मुख्यमंत्रियों का जो दस्ता है पूरे देश में, आप मणिपुर से लेकर के असम से चल पड़ी, कहीं भी चल पड़ी पूरे देश में, वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं लेकिन नेता उनमें से एक भी नहीं है। अभी अगर आप बात करें राजस्थान का, आपने सवाल पूछा, राजस्थान के अंदर 4 यात्राएं निकली थी, और जब आपने आज सुबह मुझे बताया कि इस पर चर्चा करेंगे तो मैंने स्पेसिफिकली वहां पे कई साथियों से बात की। राजस्थान में 4 यात्राएं निकली भारतीय जनता पार्टी की, फिलहाल जो कल्मिनेट हुई परसों मोदी जी की रैली में। चारों की चारों यात्राएं बुरे तरीके से फ्लॉप हुई, बुरे तरीके से। और एक यात्रा में तो हालत ये हुई आखिरी दिन कि प्रभारी को जाना था कल्मिनेशन पे, और उनको ये बताया गया था कि 30,000 लोगों की आबादी होगी, जो भीड़ होगी, और जब प्रभारी जी को चलने के लिए तैयार हुए तो वहां पे 400 आदमी थे उस रैली में। यह हालत है भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान के अंदर। और मंच के ऊपर क्या हुआ, वसुंधरा राजे सिंधिया स्टेज पे थी, उनको ना तो मोदी जी ने उनका नाम लिया, ना उनको मंच पर बोलने दिया गया। और उसके पीछे बैकग्राउंड देखिए आप क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने एक सर्वे कराया राजस्थान के अंदर, और पूरी बैकग्राउंड के साथ उन्होंने ये कहा कि हम राजस्थान में जब भी जीतते हैं, मैसिव मेजोरिटी से जीतते हैं, हमारी सीट आती है 130 से ऊपर। और अगर वसुंधरा को हम मुख्यमंत्री का चेहरा ना रखें या सामने ना रखें तो हमारी 20 सीट घट जाएंगी, उससे क्या फर्क पड़ता है? उनको ये नहीं पता कि अगर ये सारी स्थितियां रही तो उनका कैंपेन ही टेक ऑफ नहीं हो रहा है राजस्थान के अंदर।
देखिए राजस्थान में एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस का कंसेप्ट है, लेकिन इस बार जो हालात है, जैसे ही वसुंधरा को आपने माइनस किया, मोदी जी किसको लिए घूम रहे हैं साथ में? राजस्थान के अंदर कोई एक नेता मुझे ऐसा बता दीजिए जो एक पार्लियामेंट से बाहर किसी को कोई जानता हो जो बीजेपी की लीडरशिप है। एक वसुंधरा ऐसी थी जो पैन राजस्थान लीडर है, एक शिवराज सिंह चौहान ऐसे व्यक्ति है मध्य प्रदेश के अंदर जो पैन मध्य प्रदेश लीडर है। वो खुद भी जीत सकते थे या हार सकते थे या औरों को भी जिता सकते थे। जिन नरेंद्र तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, इन सब का जो बुखार उतारा है उन्होंने टिकट देकर के, इसका मतलब समझिए आप क्या है कि कल को जो भी चुनाव में हार या जीत तो देखिए वक्त के भविष्य के गर्भ में है। मोदी जी जो कर रहे हैं, जो मेरी समझ में आ रहा है, छोटी सी समझ में, वो ये आ रहा है कि कल को अगर हम चुनाव हार भी जाएं, पार्टी पे फिर भी हमारा कब्जा रहेगा। इसलिए वो सभी स्टेट्स के अंदर पुरानी लीडरशिप तो उन्होंने तहस नहस कर ही दी है। किसी भी स्टेट के अंदर पुरानी लीडरशिप कहीं नहीं बची। कितने बड़े बड़े नाम बीजेपी के पास होते थे, आज बीजेपी के पास टैलेंट का बड़ा भारी दिवालिया है। बीजेपी, मैं उसमें टोटा नहीं कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी लीडरशिप के टैलेंट के मामले में दिवालिया है आज की तारीख में। नेशनल लेवल पे देख लीजिए, कैबिनेट देख लीजिए और बाकी स्टेट्स देख लीजिए, कोई ऐसा किसी स्टेट के अंदर इन्होंने लीडर छोड़ा नहीं जिसकी पैन स्टेट अपील हो। उसका कारण केवल कितना है कि वो जो भी लोग जो पुराने थे वो कदम या तो मोदी जी के समकक्ष थे या मोदी जी से बड़े थे। शिवराज चौहान की क्या प्रॉब्लम है? शिवराज चौहान यही तो कहते थे कि मध्य प्रदेश मॉडल। वसुंधरा राजे कभी भी नरेंद्र मोदी को ना तो पसंद करती थी और ना उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पे भी अमित शाह या नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा राजस्थान में हस्तक्षेप करने दिया। यही उनकी पीड़ा है जो उनसे हिसाब किताब चुकता करना चाह रहे हैं। लेकिन मोदी जी और शाह एक बात नहीं समझ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में उन्होंने क्या किया था, उसका परिणाम आ गया। कर्नाटक के अंदर उन्होंने क्या किया था येदुरप्पा के साथ, परिणाम आ गया। येदुरप्पा की जो खुद की कम्युनिटी है उसके अंदर कांग्रेस पार्टी ने क्लीन स्वीप क्यों कर दिया? उसका मतलब समझना पड़ेगा आपको। येदुरप्पा तो मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे थे, उनकी कम्युनिटी फिर क्यों वोट कहे वोट दे उनके कहने से। और यही चीज अब राजस्थान में करने जा रहे हैं। वसुंधरा राजे क्या कहती हैं, मैं जाटों की बहू हूं, गुजरों की समधन हूं और खुद ठाकुर हूं। देखिए 3 in 1 था। और ये किनको लेके आ रहे हैं? इनके पास राजस्थान में लीडरशिप कहां है, मध्य प्रदेश में लीडरशिप कहां है? तो ये बेसिकली मोदी जी और जो गुजरात मॉडल जो लागू करना चाह रहे हैं इन दोनों स्टेट्स के अंदर, ये बहुत ही आत्मघाती होने जा रहा है। और आप छत्तीसगढ़ में देखिए, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी 15 साल के मुख्यमंत्री थे। पिछले 5 साल के अंदर उनको आपने कहीं देखा है? पौने 5 साल के अंदर उनके बेटे की टिकट काट दी। एमपी थे, सिटिंग एमपी थे, और वो कहीं है ही नहीं। तो चुनाव जिताएगा कौन? बीजेपी का झंडा उठाएगा कौन वहां? देखिए वर्कर अपनी जगह है, आपके पास फाइनेंसिंग अपनी जगह है, कार्डर अपनी जगह है, लेकिन कोई फेस तो चाहिएगा ना। देयर इज समबडी हु कैन लीड द कैंपेन, देयर इज नोबडी। और हाल के दिनों में आपने देखा होगा जहां जहां स्टेट्स के शत्रपों के खिलाफ नरेंद्र मोदी ने अपना चेहरा प्रस्तुत किया है, भारतीय जनता पार्टी को बुरे तरीके से मार मिली है। वो हिमाचल प्रदेश में देख लीजिए, वो कर्नाटक में देख लीजिए, और फिर भी नहीं समझ में आ रही है। और सबसे बुरी बात जो हुई, अगर आप, मुझे नहीं पता, मैं सॉरी लेट हो गया थोड़ा ज्वाइन करने में, मध्य प्रदेश में जो कल कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें आपने शिवराज सिंह चौहान का विदाई भाषण देखा। वो एक तरीके से अभी तो मुख्यमंत्री हैं और चुनाव डिक्लेयर होने के बाद भी मुख्यमंत्री रहेंगे ऑफिशिएटिंग तो लगातार, क्योंकि चुनाव तक, और हारने के बाद भी रहेंगे कुछ दिन जब तक शपथ नहीं हो जाती। उसके बावजूद उन्होंने कल ही सबका धन्यवाद ज्ञापन कर दिया, अपने कैबिनेट का भी और अपने सारे जो एसीएस जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं। कारण क्या है? अगर ये मैसेज डाउन दी लाइन चला गया, देखिए अपैरेंटली तो मोदी जी ने मैसेज दे दिया है। जो मोदी जी 56 मिनट के भाषण में 44 बार कांग्रेस का नाम लेते हैं, वो एक बार भी अपने मुख्यमंत्री का नाम नहीं लेते, एक बार भी भारतीय जनता पार्टी की 18 साल की उपलब्धियां नहीं गिनाते। तो वो कर क्या रहे हैं? ये कौन सा कैंपेन है भाई? तो मोदी जी को ये बात समझ में आ गई है कि चुनाव तो गया, ये उनको क्लियर है उनकी सारी चीजों से। आप मुझे बताइए, अगर आज विधानसभा में आपकी ये हालत होगी तो लोकसभा में कैंडिडेट कहां से आएंगे? कैंडिडेट तो उतने ही है, 7 MP 3 मंत्री अगर मध्य प्रदेश में ला रहे हैं तो बाकी देश में क्या होगा? तो कहने का सबब यह है कि जो लीडरशिप का जो शुरू से लेकर के अब तक मोदी जी का नकारात्मक रवैया रहा है, इस्टेब्लिश लीडरशिप को उन्होंने खत्म किया है, पुराने लोगों को, सीनियर लोगों को, मास फॉलोइंग वाले लोगों को, और जो उन्होंने अपना जो नकली दंगल तैयार किया है पूरे देश में, किसी स्टेट में देख लीजिए आप, केवल यूपी को छोड़ दीजिए। यूपी में उनकी इच्छा से योगी आदित्यनाथ उनकी इच्छा से सीएम नहीं बने थे, जबरन बने थे। अगर मोदी की चलती तो मनोज सिन्हा ने गार्ड ऑफ ऑनर ले लिया था इलाहाबाद में, अगर आपको याद हो तो। वो तो उन्होंने जिस तरीके से सीएम बने थे, एक वो एब्रेशन है मोदी जी के 9.5 साल के शासनकाल में। उसके अलावा बाकी सारी स्टेट्स के अंदर इन्होंने जो लीडरशिप तैयार की है
वो किसी भी स्टेट के अंदर 2 सीट जिताने में सक्षम नहीं है। और यही चीज बीजेपी के लिए आने वाली सबसे बड़ी चुनौती है और चेतावनी भी है नेतृत्व को कि अब भी सुधर जाए, वरना जो होगा वो सारा देश देखेगा बहुत जल्दी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, आपने आपने एक ही उसमें सब कुछ जो है वो सम अप आपने कर दिया और पूरी स्थिति जो है एकदम से क्लियर आपने कर दी। और मध्य प्रदेश की लिस्ट के बाद लगातार जो कांग्रेस है उसकी तरफ से ट्वीट जो है वो किए जा रहे हैं और इसी सिलसिले में के मिश्रा हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उन्होंने ट्वीट किया है, भाजपा में प्रत्याशियों की दूसरी सूची, गए थे बेटे की बारात लेकर, खुद दूल्हा बनकर आए, अब दूसरे डर रहे हैं कि बेटे की शादी करें या उसे कुंवारा ही रहने दें। तो इस तरह के कटाक्ष भरे जो ट्वीट्स हैं वो कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं और खासतौर पर जब से कैलाश विजयवर्गीय का वो जो भाषण है वो सामने आया है जहां वो जनता के बीच है। एक बार फिर से मैं गजेंद्र के पास जाऊंगी, अगर उन तक मेरी आवाज पहुंच रही है और नेटवर्क सही है। गजेंद्र, जमीनी हकीकत क्या है इस लिस्ट के आने के बाद, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप वहां पर, आप मध्य प्रदेश में मौजूद हैं? जी देखिए, अभी मेरी आवाज आ पा रही है? जी 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 जी। तो जमीनी हकीकत देखिए बहुत बेहतर तरीके से कैलाश विजयवर्गीय जी ने बयान कर ही दी। जो उन्होंने आप अभी चला रहे थे स्टेटमेंट, उसमें साफ जाहिर है कि उनका दर्द दिखाई दे रहा था। और कैलाश विजयवर्गीय जी देखिए बहुत बड़े कद के नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर पे नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं और उनको जो वास्तव में उन्होंने कहा, उनको उम्मीद वही थी कि भाई वो लोगों को चुनाव लड़ाएंगे, जगह जगह सभाएं करेंगे। लेकिन हुआ ये कि कहीं ना कहीं उनको डिमोशन कर दिया गया और उनको खुद टिकट दे दिया गया जिसका उनको कहीं से कहीं अंदाजा नहीं था। तो ये जो दिखा रही है, जो भाजपा की अपनी अंदर की जो उनकी घबराहट है वो दिखा रही है। कैलाश विजयवर्गीय के अलावा भी आप देखेंगे कि जो 3 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया गया, वो टिकट केंद्रीय मंत्रियों को जो दिया गया शायद उनको भी ये पता नहीं होगा कि हमको टिकट मिलने वाला है। अब यहाँ पर देखिए इससे भाजपा को कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जहां भी जिस भी विधानसभा में इन लोगों को टिकट मिले हैं वहां ऑलरेडी कोई प्रत्याशी और कोई कार्यकर्ता अपना पिछले 4-5 साल से तैयारी कर रहे थे। भाजपा बात करती है कि हम कार्यकर्ताओं की पार्टी है, हम कार्यकर्ताओं की सुनते हैं, हम कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाते हैं। तो उस उम्मीद में काफी सारे कार्यकर्ता लगे हुए थे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ वस्तु स्थिति जो जमीनी हकीकत है वो यही है कि काफी सारा कार्यकर्ता जो अंदर अभी भाजपा में ही है, लेकिन वो नाराज है। वो अपनी नाराजगी जो है वो बंद कमरे में जाहिर करता है, अपने चुनिंदा 4 से दोस्तों के बीच जाहिर करता है और कहीं पे भी जो है वो ऊपर स्तर पे अपनी नाराजगी दिखा नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अब ये अभी 7 सांसदों को दिया गया है, प्रयास ये किया जा रहा है कि शायद जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, जिस तरीके से भाजपा को अपना सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि काफी सारे विधानसभा क्षेत्रों में मैंने कवरेज किया है, जनता से सीधी राय ली है और उस जनता ने पूरी तरीके से भाजपा को नकार दिया है। मैंने आदिवासियों से भी चर्चा की है, मैंने किसानों से भी चर्चा की है और सबसे बड़ी मैं आपको बताऊं कि मैंने जो महिलाओं से चर्चा की है वो बड़े आश्चर्यजनक जो है उनके स्टेटमेंट्स आए हैं। क्योंकि जब ये शिवराज सिंह चौहान जी को दिखाई दिया कि अब भाजपा की स्थिति खराब है, कहीं जीतने की स्थिति नहीं है, तो कुछ महीने पहले लाडली बहना योजना जो शुरू की थी, तो शिवराज जी का टारगेट यही था कि जो आधी आबादी है, जो महिला है, जो सॉफ्ट वोटर है, उसको बड़े इजीली कन्विंस किया जा सकता है। शिवराज जी को लगा होगा कि 1000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है और ये महिलाएं पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको जमीनी हकीकत बताता हूँ, लाडली बहना योजना के काफी सारे सम्मेलन थे, उसके बाद में मैंने वहां कवरेज किया है, उन महिलाओं से बात की है, तो मुझे ऐसी काफी सारी महिलाएं मिली जो उस कार्यक्रम में आई जरूर थी, लेकिन वो उस कार्यक्रम में खुश नहीं थी, उनके पास बहुत सारी समस्याएं थी। उनमें से कई सारी महिलाएं जो थी वो ये कह रही थी कि 1000 रुपए हमें मालूम है कि अभी तो मिल रहे हैं, चुनाव के बाद बंद हो जाएंगे, इसलिए वो साफ कह रही थी कि ये 1000 रुपए से तो वोट हम देने नहीं वाले, और 1000 रुपए से होता क्या है। तो ऐसी कई सारी ये हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ ये योजना भी जिस तरीके से शिवराज जी सोच रहे थे और कई सारे एक्सपर्ट्स लोगों ने भी बोला था कि ये एक शिवराज जी का मास्टर स्ट्रोक है और ये बहुत सारा परिवर्तन ले आएगा, वोट स्विंग ले आएगा, ऐसा हुआ नहीं। और शायद यही सब चीजें अब शिवराज जी को और जो आला कमान है भाजपा का उसे भी समझ में आया होगा, और जब जमीन खिसकती देखी कि अब जीतने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो आखिर में भाजपा ने अपने जो बड़े खिलाड़ी हैं उनको आगे कर दिया। क्योंकि देखिए शतरंज के खेल में यही होता है
कि जब हम देखते हैं कि हम लगातार हार रहे हैं तो हम अपने प्यादों पर भरोसा नहीं करते, जबकि प्यादों की उपयोगिता बहुत है, प्यादे ही मजबूत डिफेंस देते हैं। तो प्यादों को हटाकर इस समय भाजपा ने अपने जो बड़े खिलाड़ी हैं, उनका वजीर है, उनके घोड़े हैं, उनके ऊंट है, उनको खुला आगे कर दिया है। और भाजपा इस गलतफहमी में है कि उनको आगे करके शायद जीत जाएगी। लेकिन जिस तरीके से हेमंत जी ने भी बताया, मैं बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ कि यदि हम बात करें नरेंद्र सिंह तोमर जी की, तो वो आपके कृषि मंत्री रहे हैं। और कृषि मंत्री होने पे जो किसान बिल आने पर उनका जिस तरह का रवैया था, जिस तरीके से वो बिल्कुल अड़े हुए थे, हालांकि बाद में उनको वो बिल वापस लेने पड़े, लेकिन उनके इस रवैये से किसान वर्ग नाराज है। अब ग्रामीण क्षेत्र में उनको जो टिकट दिया गया है, चुनाव लड़वाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किलें हो सकती हैं। और मैं यहाँ पर बता दूं कि अभी 1.5 साल 2 साल पहले जब उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र में बाढ़ आई थी, श्योपुर का एरिया बहुत प्रभावित था बाढ़ से, नरेंद्र सिंह तोमर जी वहां पहुंचे थे तो उनपे कीचड़ तक फेंक दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोग नाराज हैं। और वो नाराजगी के लिए कहीं ना कहीं जो आप देखिए कि जो मोदी और अमित शाह ने जो निर्णय लिया है, मुझे तो लगता है कि इनको जबरदस्ती ये डिमोशन किया गया है और जबरदस्ती ये टिकट दिए गए हैं अपने कंपटीशन को खत्म करने के लिए। क्योंकि केंद्र स्तर पे नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि उनका कोई कंपटीटर हो। क्योंकि यहाँ अपन बात करें यदि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की भी, तो देखिए मुख्यमंत्री जी सॉफ्ट हिंदुत्व में बिलीव करते हैं, सर्वमान्य हैं, सभी जातियों में, सभी धर्मों में उनकी एक्सेप्टेंस है। और मोदी जी के लिए शायद वो भी खतरा हो। इसलिए आप देखेंगे कि जब नरेंद्र मोदी जी यहाँ आते हैं, कभी भी उनकी दोनों की केमिस्ट्री साफ दिखाई नहीं देती है। आप देखिए अभी जो 2 दिन पहले की बात है, नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी, लेकिन कहीं पर भी उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने प्रदेश की जनता को ये दिया। उन्होंने एक भी शब्द देखिए कितनी बड़ी बात है, एक शब्द भी जो है आप मुख्यमंत्री के तारीफ में नहीं कह रहे हैं। इसका मतलब क्या निकाला जाए? इसका मतलब यही है कि देखिए आने वाली कुछ जो सूची होंगी, हो सकता है कि उसमें शिवराज सिंह चौहान का भी नाम साफ हो जाए, उनको भी एक्सपेक्ट कर दिया जाए। क्योंकि यहाँ पर सफाई अभियान चल रहा है एक तरह से, मैं तो ये मानता हूँ। और सफाई अभियान में जो झाड़ू पकड़े हुए हैं वो हमारे नरेंद्र मोदी जी पकड़े हुए हैं और अमित शाह जी पकड़े हुए हैं, और दोनों झाड़ू लगा के अपने बीजेपी की सफाई करने में लगे हुए हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। जी बिल्कुल। तो आपने जो आखिरी लाइन में जो है वो तमाम बातें कह दी हैं गजेंद्र, कि यहाँ पर सफाई अभियान चल रहा है और सफाई अभियान में अपनों को ही निपटाने का सफाई अभियान है, और कहीं ऐसा ना हो इस अभियान में शिवराज सिंह चौहान ही निपट जाएं। जी बुशरा जी, मुझे आपसे इनसे बात गजेंद्र जी से पूछना है कि किसान कर्ज माफी योजना में भी कुछ सिंधिया एंगल था और उसमें बहुत ज्यादा लोग परेशान थे और विरोध भी कर रहे थे, तो वो उसका भी कुछ बताइए, क्योंकि वो हम अभी 2-3 महीने पहले तक तो पढ़ ही रहे थे कि चल रहा था मामला, क्या है वो? देखिए मामला बिल्कुल चल रहा था। और देखिए सिंधिया जी से तो अभी आप कुछ भी एंगल कुछ जोड़े ही नहीं, क्योंकि देखिए सिंधिया जी को भी जितना उपयोग करना था उस उपयोग के लिए ही भाजपा लाई थी। सिंधिया जी के कहने पे बहुत ज्यादा यहाँ पर ना तो अपने परिचितों का खूब करवा दिया, सिंधिया जी के परिचित लाभार्थी हो गए इसमें, तो इस वजह से भी वहां पर काफी असंतोष है इसको लेकर के, ऐसा कुछ है? नहीं, कुछ केसेस देखिए, कुछ केसेस ऐसे थे, लेकिन कुछ केसेस को अपन जो है वो एक पब्लिकली अपन डिस्कस नहीं कर सकते। देखिए हर नेता चाहता है कि हमारे किसी क्षेत्र में कुछ लोगों को लाभार्थी हम बना दें, तो वो घटना हुई होगी। लेकिन बाकी ओवरऑल हम बात करें तो देखिए यहाँ, क्योंकि अब आपने सिंधिया जी का जिक्र किया है और सिंधिया जी के क्षेत्र से ही मैं बिलोंग करता हूँ, यहाँ ऐसा माना जाता है कि भाई ग्वालियर है, गुना है, ये सब उन्हीं का गढ़ है, उन्हीं का क्षेत्र है। लेकिन आप देखेंगे कि आज के समय पे जो भी भाजपा के कार्यक्रम होते हैं उसमें सिंधिया जी तीसरी चौथी लाइन में नजर आते हैं। अभी किस्मत से जरूर सोनिया गांधी जी के पास फिर से उनको बैठने का, अग्रिम पंक्ति में बैठने का मौका मिल गया था, अन्यथा तो यहाँ जितने भी कार्यक्रम ले ले। और देखिए सिंधिया जी को जिस काम के लिए लाया गया था केवल यही था कि सत्ता में वापस आना है, और वो समय देखिए कितना गंभीर था, कोरोना का समय था। कोरोना के समय पर जनता परेशान थी, जनता तकलीफ में थी, और उस समय भाजपा सत्ता हथियाने का जो प्रयास कर रही थी, आज यही जनता देख रही है, क्योंकि उस समय जनता ने वो तकलीफ सही थी। तो ये जनता जो हर परिवार में कोई ना कोई कोरोना से पीड़ित था, ये जनता उस समय से वो टीस लेके बैठी है कि किस तरीके से सिंधिया जी ने भाजपा के साथ मिलकर सत्ता पाने का प्रयास किया और जनता के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। तो कहीं ना कहीं देखिए वहीं से जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है
वो बढ़ता चला जा रहा है। और वो इस समय खाई इतनी बड़ी हो चुकी है, इतनी बड़ी हो चुकी है कि उस खाई को पाटने के लिए उस पे जो स्लैब लगाए गए हैं वो सांसदों के स्लैब और केंद्रीय मंत्रियों के स्लैब लगाए गए हैं। लेकिन ये स्लैब भी देखिए कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन लाने वाले नहीं है, ये ऐसा मेरा मानना है। यहाँ पे मैं एक चीज और जोड़ना बिल्कुल, ये चाहूंगा। स्लैब भी अभी जो राहुल जी। गांधी जी की आप चर्चा कर रहे थे, तो राहुल गांधी जी ने जहां जहां प्रोबेबली और अन्य शब्द कहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के बारे में उन्होंने सर्टेनली कहा है। और मैं राहुल गांधी जी के इस शब्द से पूर्णतः सहमत हूं, क्योंकि मैं काफी सारे विधानसभा क्षेत्रों में, जैसे मैंने आपको बताया, जनता का कवरेज करके आया हूं। मैंने आदिवासियों से भी चर्चा जी। की है, मैंने किसानों से भी चर्चा की है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी की जो सर्टेनली वाली कंसेप्ट है वो बिल्कुल चरितार्थ होने वाली है। आगामी चुनाव में कांग्रेस को बहुत बड़ी बढ़त मिलेगी मध्य प्रदेश में। जी बिल्कुल, और अगर देखा जाए तो 2018 में भी कांग्रेस ने सरकार बना ली थी और 15 महीने के बाद कैसे जोड़ तोड़ कर फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बना ली थी, वो सबके सामने है। यानी कि 2018 में ही इतनी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी और अब तो 2023 है और आप देखिए कि इतने सालों में बहुत पानी बह गया और ये नाराजगी जो है वो सिर्फ शिवराज सिंह चौहान की नहीं बल्कि डबल इंजन की जिस सरकार की बात की जाती है उसकी भी है। कहा तो ये जाता है कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार कांग्रेस के लिए कि वहां सब कुछ एक परिवार तय करता है और वहां पर परिवारवाद है और वहीं से सब कुछ तय होकर आता है। लेकिन आप ये देखें कि मध्य प्रदेश का ही सिर्फ एग्जाम्पल ले लें और अभी का, तो ये साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी में कौन है वो दो चेहरे जो सब कुछ तय करते हैं, जहां पर मिनिस्टर्स की, सांसदों के, यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर्स की भी कोई हैसियत नहीं है। जी आप ऐड करिए हेमंत जी, फिर मैं वाइंड अप करूंगी। बुशरा जी, मैं केवल एक ही बात कर रहा था। देखिए, एक बड़ी रोचक चीज मेरे दिमाग में आ रही थी जब जब सारी बातचीत सुन रहा था मैं। मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी एक बात भूल गए हैं कि मध्य प्रदेश में इनकम्बेंसी भी शिवराज चौहान की है और एंटी इनकम्बेंसी भी शिवराज चौहान की है। उसके अलावा उनके पास पैन स्टेट कोई लीडर नहीं है। आज कांग्रेस, अगर आप देखेंगे, जिस तरीके से दीनहीन शिवराज सिंह चौहान कर दिया गया है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी की फायरिंग लाइन में वो शिवराज चौहान बाई नेम नहीं है, उनकी फायरिंग लाइन में मोदी और शाह की लीडरशिप आ गई है। और जो आपने बात कही कि इतने बड़े बड़े नेताओं को, देखिए, नेता कोई बहुत बड़ा या छोटा नहीं होता, वक्त बलवान होता है। जिन नरेंद्र सिंह तोमर और इस पूरे 6-7 लोगों को जिनको अभी टिकट में उतारा है दोबारा, कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव, मुख्यमंत्री पद के दावेदार और तमाम चीजें, इस मामले में जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं वो बहुत ही, उनके जो फैसले होते हैं बहुत अलग किस्म के होते हैं। आप देखिए, मध्य प्रदेश जो महाराष्ट्र के अंदर फडणवीस को कहां से उठा के मुख्यमंत्री बना दिया उन्होंने, और दौर बदला, उन्होंने अपने से जूनियर व्यक्ति के नीचे उनको डिप्टी सीएम बना दिया। तो इस मामले में मोदी और अमित शाह को आप कोई उनको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। जो व्यक्ति चीफ मिनिस्टर रहा हो वो अपने से जूनियर के नीचे डिप्टी सीएम, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक संदेश था कि कम फॉल इनटू द लाइन। और जो नरेंद्र सिंह तोमर और तमाम जो लोग हैं, अब वहां पे राजस्थान में आप तमाम जिस तरह के नाम लेते हैं कि इनको इनको इनको, वहां कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो 2 पार्लियामेंट सीट में किसी को कोई जानता हो। रेल मंत्री वैष्णव है, आपको क्या लगता है चुनाव जिता देंगे राजस्थान के अंदर? ओम बिरला है, वो आप राजस्थान में चुनाव जिता देंगे आपको। और तमाम जो नाम जिनको मोदी जी उठाए घूम रहे हैं, वहां अच्छा है या बुरा है? राजस्थान की बात करो तो वसुंधरा है, मध्य प्रदेश की बात करो तो शिवराज है। माइनस उनके, आप केवल अपनी पार्टी को बटिया मेट करने गए हो, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी चीज मैं बता दूं, क्योंकि ऑपरेशन कमल की शिकार हुई थी मध्य प्रदेश सरकार भी। इस पूरे घटनाक्रम में आपने कर्नाटक से चीज देखी, कर्नाटक में जब पिछली बार कांग्रेस की सरकार बनी थी तो कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर बनाई थी और बिल्कुल थिन मेजोरिटी की सरकार थी। यहां इन्होंने कमल ऑपरेशन किया और अपनी सरकार बना ली। जनता ने उसका बदला कैसे लिया बुशरा जी? याद है आपको? 135 सीट दे दी कांग्रेस को, 135 ऑन इट्स ओन, और 65 सीटों पे समेट दिया बीजेपी को। मध्य प्रदेश में भी मत भूलिए कि वहां की जनता ने जो मैंडेट दिया था 2018 में, वो कांग्रेस को दिया था। आपने उस मैंडेट पे डकैती डाली। तो इस बार मध्य प्रदेश की जनता आपसे वो बदला लेगी कि आपने उनके जनादेश का अपमान किया। और उसमें स्थिति जब जनता करती है, देखिए, ये चुनाव बहुत सारे लोग कहते हैं कि कमलनाथ बनाम शिवराज चौहान और ये सब, कुछ नहीं है ऐसा। वहां पर जो फीडबैक है, जो ग्रास रूट से, वो ये कि जनता बनाम भाजपा का चुनाव है और भाजपा इस चुनाव में 100% निपटने जा रही है। और कर्नाटक से भी बुरे हाल की दिशा में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी की दिशा है। और कांग्रेस को बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल गलतियां ना करें, मूर्खताएं ना करें, टिकट ठीक दे दें,
और बाकी चीजों में जो एक जो घटिया किस्म की आरोपबाजी जो करती है प्रधानमंत्री के बारे में लूज टॉक या कोई और चीज, उन सब चीजों को छोड़ के कांग्रेस कुछ गलत ना करे। ठीक तो मोदी जी उनके लिए खुद ही करके दे रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। और 2 महीने से भी कम का वक्त बचा है और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सारी चीजें आईने की तरह साफ हो जाएंगी। जो तमाम हम विश्लेषण कर रहे हैं उसका रिजल्ट भी हमारे सामने होगा। सब पता चल जाएगा कि आखिर किसमें था दम और किसने ये जीत जो है वो दिखाई है। लेकिन फिलहाल के जो हालात हैं वो जाहिर सी बात है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए डराने के लिए उनके लिए काफी हैं। और उसी डर, हताशा और निराशा में जो कदम उठाए जा रहे हैं वो जनता के सामने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आप तमाम दर्शकों